दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो 2017 के अंदर हिमाचल प्रदेश के शिमला में घटित हुआ था। यह एक माइनर गर्ल थी जिनका काल्पनिक नेम गुड़िया रखा गया है। काल्पनिक नेम इसलिए गुड़िया रखा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और पोक्सो एक्ट के अंदर यह डिफाइन है कि जिस भी महिला का या स्त्री का या बच्चे का अगर शारीरिक शोषण होता है या बलात्कार होता है या रेप होता है तो उस कैटेगरी के अंदर उसके नाम को उजागर नहीं किया जाता, उसकी आइडेंटिटी को एस्केप किया जाता है, छिपाया जाता है ताकि पब्लिकली वो हर जगह फैल ना पाए। यह एक गुड़िया जिसका नाम एक काल्पनिक नेम है गुड़िया, वो 10th क्लास में पढ़ती थी और वो फॉरेस्ट के रास्ते से जंगल के रास्ते में अपने स्कूल जाया करती थी। 4 जुलाई 2017 के अंदर वो जंगल के रास्ते से अपने स्कूल में जा रही थी। जब वो स्कूल नहीं पहुंची तो 6 जुलाई 2017 को उसकी डेड बॉडी कहाँ मिली? फॉरेस्ट के अंदर, जहां पर उसकी जो डेड बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया तो एक एफआईआर लॉन्च की गई रेप एंड मर्डर की। उसकी एसआईटी हेडेड बाय द जेड एच जहादी ने, उसके जो आईजीपी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 8 पुलिस वालों की एक टीम ने इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके अंदर 6 पर्सन अरेस्टेड किए गए, जिसके अंदर एक सूरज नामक एक लड़का था जो जिसको आरोपी बनाया गया और 4 उसके दोस्त थे जिनको आरोपी बनाया गया और पूछताछ के लिए इनको लॉकअप में रखा गया। जब पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी के अंदर इनको बहुत मारा, बहुत पीटा और जिसके कारण सूरज की वहां मौत हो गई। मौत होने के बाद सूरज की जो पत्नी थी उसने कंप्लेन लगाई कोर्ट के अंदर और थाने के अंदर। इससे क्या हो गया, जो मॉब थी वहां की शिमला की, उसने थाने का घेराव कर दिया और वहां पर आगजनी भी हुई थी, जिसको देखते हुए पूरे स्टेट के अंदर एजिटेशन होने लगे। हाई कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिप्शन पावर यूज करते हुए एक ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि ये जो 8 पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो हेड कर रहे थे आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिमला के, जिसके अंदर मनोज जोशी डीएसपी, राजेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर एसएचओ कोर्ट खाई के, दीपचंद एएसआई, मोहनलाल, सूरज सिंह, रफी मोहम्मद और रंजीत, ये 3 इनमें से हेड कांस्टेबल थे और एक कांस्टेबल था। इन्होंने 250 पर्सन की एक लिस्ट बनाई हुई थी जिनको ये बारी बारी बुला रहे थे। सीबीआई ने इस केस की इंक्वायरी की। इस केस में इंक्वायरी करने के बाद क्या हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जो कि फोरेंसिक में जाती है शिमला के अंदर, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सीबीआई के ऑफिसर के द्वारा मंगाया जाता है और उसको दिल्ली के लिए भेजा जाता है, दिल्ली फोरेंसिक लैब में, जहां पर वो मैच की जाती है कि फोरेंसिक जो रिपोर्ट थी या ऑटोप्सी हुई हुई थी या फिर जो पोस्टमार्टम हुई हुई थी उसको मैच करने के लिए क्या उसमें जो चीजें हैं वो वैसे की वैसे हैं जो कि तो रियल है या कैसी हैं। तो दिल्ली लैब से एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि वो जो रिपोर्ट है वो ओके है। उसके आधार पर, फोरेंसिक जांच के आधार पर सीबीआई केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे ही स्टार्ट होती है, सीबीआई फॉरेस्ट के क्राइम सीन पे विजिट करती है। जो वहां से मटेरियल मिला था, एक बोतल मिली थी जो वाइन की बोतल थी। वाइन की बोतल के अंदर उसकी साइड पर सलाइवा लगा हुआ था। उस सलाइवा को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है जहां पर वो मैच किया जाता है जो माइनर गर्ल गुड़िया जिसको नाम दिया गया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो चीजें मेंशन थी, जैसे नेक पे निशान थे टीथ के, और वहां पर जो सलाइवा को मैच किया गया तो वो सलाइवा वहां से मैच हो गई। यानी कि सीबीआई को यहां पर एक टर्निंग पॉइंट मिल गया कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि जिसने भी ये रेप कमिट किया और मर्डर किया है वो कोई इंसान, वो आरोपी यानी कि नशा करता था, यानी कि ड्रिंक करता था। तो उस तरह की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने स्टार्ट की। सीबीआई ने उस इंसान को सर्च करना स्टार्ट किया, लोगों से वहां इंक्वायरी की, वाइन शॉप से वहां इंक्वायरी की कि इस तरह की जो वाइन है कौन कौन लोग लेके जाता है, किस किस गांव से लेके जाते हैं। तो सीबीआई को एक इंसान का नाम मिला, नीलू चारानी।
ये मेन कल्प्रिट था। इनके परिवार का सैंपल लिया गया, जिसको वंशावली सैंपल बोलते हैं, कि जो लड़की की नेक पे जो निशान थे और सलाइवा था, उनके टेस्ट लिए गए फैमिली मेंबर के, उनसे मैच किया गया। जहां पर ये दोनों चीजें मैच हुई, मैच होने के बाद अब सीबीआई को पूर्ण रूप से यकीन हो गया कि असली कल्प्रिट नीलू है। अगर नीलू कल्प्रिट है तो सीबीआई ने उसको क्या करी, पकड़ने की कोशिश करनी स्टार्ट की। अब जैसे ही नीलू पकड़ा गया, उसका भी डीएनए टेस्ट कराया गया, जो कि उसका सलाइवा था वो उससे मैच हो गया, और इससे अदालत के अंदर एक एविडेंस के रूप में फोरेंसिक जांच को वहां दिखाया गया, जिससे उसको 2017 के अंदर जो ये एफआईआर लॉन्च हुई थी, तो इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नीलू को दे दी गई। लेकिन अब मुद्दा था कि सूरज की मर्डर का, जो कि पुलिस कस्टडी में पुलिस टॉर्चर के द्वारा हुआ था, उसको लेकर सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई ने 250 बंदे की जो लिस्ट बुलाई थी, पुलिस वालों ने उनको एक एक करके बुलाया। ये 250 बंदों की जो लिस्ट पुलिस वालों ने बनाई थी, इनमें से कोई भी इस लड़की के रेप में शामिल नहीं था। पुलिस वालों ने जिन 6 एक्यूज को पहले लॉकअप में बंद किया था, उसमें भी इस रेप में कोई शामिल नहीं था। यानी कि सवाल उठने लगे कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जो उन्होंने सबूत इकट्ठा किए हैं, वो सारे के सारे फॉल्स एविडेंस थे, और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेशन किया था। इन्वेस्टिगेशन के कारण सूरज को सफर करना पड़ा, जिसके कारण उसकी वहां पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस टॉर्चर के कारण वहां पर उसकी मौत हो गई थी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन 8 के अलावा एक बंदा और था, जो कि संतरी था, दिनेश, जो कि इस केस में विटनेस बना। जब सूरज को लॉकअप के अंदर मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसकी पिटाई की जा रही थी, तो दिनेश जो विटनेस था वो थाने के बाहर उसकी ड्यूटी थी, तो वो सारे क्राइम सीन को देख रहा था। तो उसने तुरंत, दिनेश जो कि विटनेस था, उसने अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को, डीएसपी जो कि मनोज जोशी थे उस समय, उनको फोन किया कि इस तरह से थाने के अंदर इस तरह से एक इंसान को, बेकसूर को, बेगुनाह को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसे गुनाह कबूल कराया जा रहा है। तो डीएसपी ने उसको बोला, दिनेश को, कि आप वहीं रुकिए, मैं वहीं आता हूं। तो डीएसपी जैसे ही थाने में आते हैं, जैसे ही उनकी आईजीपी से बात होती है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, तो ये उल्टा दिनेश को ही कटघरे में डाल देते हैं, और पब्लिकली डीएसपी ये बोलते हैं कि मैं इंटरनल इंक्वायरी कराता हूं, और जो इंटरनल इंक्वायरी में दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई होगी। मनोज जोशी जो डीएसपी थे, उन्होंने दिनेश जो विटनेस था, ईमानदार व्यक्ति था, उसको फंसाने के लिए इन सभी ने एक वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। वीडियो बनाने के कारण उसको, दिनेश को फंसाया जाने लगा, और उनको कहा जाने लगा कि आप कबूल करो कि आपने ये जुर्म किया है, आपने इसको मारा है, आपकी लापरवाही है, आपके कारण सूरज की मौत हुई है। लेकिन वो वीडियो में बोलता दिखाई दे रहा है कि मेरा गुनाह नहीं है, आपने उसके साथ टॉर्चर किया है, आपने लॉकअप पे उसे मारा है। तो इस तरह से वो जो वीडियो रिकॉर्ड थी डीएसपी की, जो वो सारी की सारी वीडियो बन रही थी, वो सीबीआई के हाथ लग जाती है, जिसके कारण इस केस की गुत्थी सुलझ जाती है, जिसके कारण यह जो एविडेंस है वो सीबीआई की कोर्ट में, चंडीगढ़ में उसको रखा जाता है, जहां पर इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे अलका मलिक, जो कि वहां की जज थी, ऑनरेबल जज थी, उन्होंने इन 8 को कन्विक्ट पाया, और इनको सजा का प्रावधान दे दिया, यानी सजा सुना दी गई। सजा इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस कोर्ट ने दी है। यानी कि कहने का मतलब यह है, और नीलू को तो पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई थी, इन 8 के कारण सूरज की मौत हुई, जो कि बेगुनाह था। यानी कहने का मतलब ये है, रेप जैसे हीनियस क्राइम के अंदर भी अगर पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन के लिए। इनका जो कार्य था, इन्होंने अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं किया, और जो 16 साल की जो लड़की थी, जो माइनर लड़की थी, जिसका रेप हुआ था और जिसका मर्डर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी इन्होंने झोलझाल किया। इनका केवल एक ही तात्पर्य दिखाई देता है कि इनको अपनी बस केस को कैसे न कैसे इन्वेस्टिगेट करके आनंद फानंद में इधर उधर करना था, लेकिन रियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। सभी को अपनी प्रमोशन का, सभी को अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे, पावर का दुरुपयोग कर रहे थे, और एक निर्दोष आदमी, जिसके दिनेश जो एज ए विटनेस बना, जो भी संतरी था, उस भी थाने में काम कर रहा था, वो भी ईमानदार से अपने काम कर रहा था, लेकिन उसको इन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन लास्ट में कहते हैं, एक भागवत गीता में एक चीज लिखी हुई है कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आप भुगतान करोगे। दोस्तों, जब ये केस सीबीआई ने सोल्व किया, सीबीआई ने मर्डर में
इन 8 को आरोपी बनाया था और इसमें एसपी साहब थे जिसको बरी कर दिया गया था। बाकी इन 8 को उसमें अपराधी पाया गया और इनका इंडल्जमेंट पाया गया क्योंकि इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की थी, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, जिसके कारण बेकसूर सूरज की लॉकअप के अंदर जान गई थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके साथ बेकसूर उसके 4 दोस्त थे उनको भी बहुत मारा गया था, यानी कि पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया था, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी। सीबीआई ने इस केस को अच्छे से सोल्व किया। कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन मार्क ये आता है, अगर पुलिस ही ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेगी रेप जैसे हीनियस क्राइम के अंदर, तो पुलिस अच्छे से कार्रवाई करती, शायद ये सूरज की वहां लॉकअप में मौत ना हो पाती, पुलिस के द्वारा टॉर्चर ना किया जाता। सेकंड थिंग और कि अगर मान लो कोई ना कोई ईमानदार कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे हम वो कोर्ट की बात कर ले, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर ले, चाहे एडवोकेसी की बात कर ले, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो इस केस में न्याय का कारण बना। वो थे दिनेश विटनेस, जिन्होंने अपनी जॉब की परवाह न करते हुए इसमें सीबीआई को अपनी सारी रिपोर्ट सौंपी, सीबीआई को सारी सच्चाई बताई, जिसके कारण सीबीआई के पास वो एक वीडियो हाथ लगी, जिनके कारण उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लगा कि इन 8 ने कोई भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जो असली कल्प्रिट था नीलू, उसको नहीं इंडल्ज किया था, जो दूसरे थे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको शामिल कर लिया गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हीनियस क्राइम के अंदर भी अगर इस तरह के लोग या इस तरह के पुलिस वाले अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो न्याय मिलना मुश्किल है। ये तो एक माइनर केस था, हीनियस क्राइम था, रेप केस था, उसके बाद उसकी मर्डर कर दिया गया था, उसके बाद भी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, यानी कि इनको जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म करना था, जिसकी चाहत में इनको ये नहीं पता था कि न्याय का मतलब क्या होता है, सच्चाई का मतलब क्या होता है, सत्य की लड़ाई क्या होती है। एक माँ एक बाप जिसकी बिटिया के साथ ऐसा घिनौना हरकत हुई थी, ऐसा हीनियस क्राइम हुआ था, उसको भी न्याय मिलने में इतना समय लगता है, यानी कि 8 साल लगते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक सिंपल ऑफेंस के अंदर वो कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करेगा, या इन पुलिस वालों से, इन जैसे पुलिस वालों से क्या एक्सपेक्ट करेगा जो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सीबीआई की भूमिका है, जो हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी इन्वेस्टिगेशन की, और सीबीआई ने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया, जिसके कारण यह केस सोल्व हो पाया। और साथ साथ इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो दिनेश विटनेस को, जिन्होंने अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया, ईमानदारी के साथ निभाया, जिन्होंने अपनी रैंक, उनका एज ए अधिकारी बहुत कम था लेकिन उनके अंदर ईमानदारी थी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत ही बेखूबी से निभाया। कहते हैं गीता में एक बात लिखी है कि इंसान का कर्म, जैसा कर्म करेगा उसको वैसा इस संसार में भोगना पड़ेगा। इन पुलिस वालों ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, 8 साल बाद उनका भुगतान इनको करना पड़ा और इनको कन्विक्ट कर दिया गया है। जो जज है, ऑनरेबल जज है अलका मलिक ने इनको कन्विक्ट पाया और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई है। कहने का मतलब ये है कि कर्मा रिटर्न्स, जैसा कर्म करोगे वैसा आएगा। आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो चीजें हैं, अगर आप वो झूठ बोलकर किसी की जिंदगी खराब करते हो या जिंदगी में ऐसा कार्य करते हो कि उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, तो वो आपका शिक्षा का, आपका सोसाइटी का, आपको इस संसार में असली रहने का मतलब ही नहीं पता। आपको इस जैसे क्राइम के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होती तो वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। पुलिस के ऊपर इंसान भरोसा करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल पाए, लेकिन अगर पुलिस वाले ही अपनी प्रमोशन की चाह में इस तरह के कार्य करेंगे जिसमें वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, तो एक आम इंसान कैसे एक न्याय की तरफ जागरूक हो पाएगा और कैसे न्याय एक्सपेक्ट करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इसमें सीबीआई की भूमिका अच्छी रही है, जिन्होंने केस को सोल्व किया, मर्डर केस को और रेप केस को सोल्व किया। और साथ में इसमें सबसे बड़ी भूमिका है जिसका नाम है दिनेश रैंक में कांस्टेबल के रैंक पे था। मुझे उसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो उसका जो रैंक था वो इनके ओहदे से कम था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी से कार्य किया और सारी की सारी डिटेल सीबीआई को दी।